क्योंकि उनका भी इस देश के ऊपर, खासकर मेयो कौम के ऊपर, इस इलाके के लोगों के ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं। क्योंकि उनके एहसानात की सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि शायद हमारी नई पीढ़ी न जानती हो, उन्हें ना पता हो कि इस इलाके का और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आपस में क्या ताल्लुकात रहे और कितनी नज़दीकियां रही, और वो आज हम दो हिस्सों में क्यों हैं। आधी कौम इधर रह गई, आधी कौम उधर चली गई। तो जो कौम इधर रही, इस कौम को अगर रोकने वाला कोई शख्स था तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैं आपको बता दूं कि जब बंटवारे की आग लगी मुल्क में, तो उस वक्त भरतपुर, अलवर जो रियासतें थी, ये पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ। वहां की मिलिट्रियां गांव में जा कर गांव में आग लगा रही थी और लोगों को वहां से जबरन जाने के लिए मजबूर कर रही थी। यही अलवर में हुआ, यही भरतपुर में हुआ। और सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था। करीब करीब ये उस वक्त के अखबार हमें ये बताते हैं कि 10,000 के करीब औरतें, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे घासेड़ा गांव में अपना पड़ाव डाले। उस वक्त की गिनती 10,000 अखबारों में है कि करीब 10,000 लोग थे जो बैलगाड़ियों से चल के आए थे, उनके पास बैल थे और उनकी गाड़ियां थी, और जो छोटा मोटा सामान वो उन इलाकों से बचा के लाए वो उनके साथ। और वो 10,000 आदमी जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब गांधी जी को ये पता चला कि मेयो कौम ये देश छोड़ के जा रही है, तो उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। और ये बात गांधी जी की डायरी कहती है, मैं नहीं कहता। उनकी डायरी को आप पढ़ोगे, 18 दिसंबर की जो डायरी है वो ये कहती है कि मुझे ये खबर मिली प्रार्थना के टाइम सुबह के वक्त कि इस बड़ी संख्या में मेयो कौम जाने के लिए तैयार है। गांधी जी को एक झटका लगा और उन्होंने उसी वक्त ये आदेश दिया कि आज के सारे प्रोग्राम जो हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं, सभाएं हैं, उनको मैं अभी रद्द करता हूं। तो लोग जो नहीं जानते थे उनको भी ये बात अजीब लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से गांधी जी ने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि गांधी जी उससे पहले, चाहे वो 1934 का कांग्रेस का अधिवेशन रहा हो, बिहार वाला, चंपारण वाला, या उसके बाद का एक और फंक्शन हुआ है, तो वहां गांधी जी ये कह चुके थे कि अगर मेयो कौम जैसी कौम मुझे मिल जाए तो इस मुल्क को 24 घंटे में आजाद कराया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तो गांधी जी ने 18 दिसंबर को ये आदेश किए जो उनकी डायरी में दर्ज हुए, और 19 दिसंबर सन 1947 को वो घासेड़ा में चल के घासेड़ा में जब वो आए, मैं ये बात जानबूझ के बताना चाहता हूं, खासकर ये नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, ये नस्लें हैं, ताकि ये याद रखें कि हम किसी उधारी में यहां नहीं हैं, बल्कि हम तो, हमारी कुर्बानियां इतनी बड़ी थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को घासेड़ा आना पड़ा सिर्फ इस कौम को रोकने के लिए। जब वो आए तो उन्होंने 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ही, जो सारे अखबारों में, उस वक्त के अखबारों के भी नाम, एक तो हरिजन बड़ा फेमस अखबार था, हरिजन इंग्लिश का ही था, फोटो छपा था जिसमें, और एक मिलाप था। 2 अखबारों की कॉपियां हमें मिली जो आज भी हमारे पास है। तो गांधी जी ने बड़ी सटीक सी 2 बातें कही कि भाई आज, उस वक्त पंजाब के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त
मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। गोपीचंद भार्गव नाम के उस वक्त पंजाब के प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि ये एरिया भी, ये इलाका भी पंजाब में था उस वक्त। तो गांधी जी ने छोटी छोटी सी 2-3 बातें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि गोपीचंद भार्गव जी, ये मैं जानता हूं कि आज मेरी बात में वजन नहीं है, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि ये कौम जो तुम देख रहे हो, ये वो कौम है कि जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बस। और मैं आखिर में ये कहूंगा कि अगर इस कौम को यहां से अगर धकेला ही गया तो इन्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। ये उस वक्त की सरकारों को एक चेतावनी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उस चेतावनी के बाद एक बात फिर कौम को कही उन्होंने कि मेवात के लोगों, ये मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम आज यहां क्यों हो ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि मैं तुम्हें समान व्यवहार और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूं। आप लोग वापिस अपने घरों को लौट। ये जो लाइन थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, इस बात ने इस कौम के ऊपर इतना बड़ा असर किया कि लोग आंखों में आंसू लिए हुए अपने घरों को। ये 19 दिसंबर 1947 का इतिहास है। तो आज उनकी जयंती के इस अवसर पर तमाम हमारे जिले की कांग्रेस कमेटी आज यहां मौजूद है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब बात, क्योंकि आपके पास ये आदेश है कि स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करें, उनसे बात करें, उनका दुख सुख जाने। जहां तक वालिद मोहतरम का सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं लास्ट के जो एपिसोड हैं उसके ऊपर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी में थे। और ब्रिटिश आर्मी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस दूसरे विश्व युद्ध में ये सब विदेशों में थे। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बाहर ही थे। और उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पे ये करीब करीब उस वक्त 1939 और 42 तक दूसरा विश्व युद्ध चला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है। तो उस वक्त ये कॉल दी थी कि जितना हिंदुस्तानी है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो आज सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चला है। तो उनके इस आह्वान पर ब्रिटिश आर्मी में बगावत हुई और उस बगावत के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग वो आर्मी छोड़ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जब वो सब शामिल हो गए, अंतिम क्षणों में उन्होंने फिर एक बात और दोहराई थी कि आज हम सबके खून की पुकार हमारा मुल्क कर रहा है, हमारा देश कर रहा है। आज सिर्फ आपने एक फैसला करना है कि तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। उनके इस लम्हे के ऊपर हजारों हजारों लोगों ने कसम खा ली थी कि अब हम वापसी जब जाएंगे जब अपने देश को आजाद करा लेंगे। तो ये वहां से ये संघर्ष शुरू हुआ। अब्बा जी बताया करते थे कि 7 दिन के लिए करीब करीब आधा पौना किलो भुने हुए चने और 1 बोतल पानी हमें दिया जाता था, और ये पता नहीं होता था कि कहां से कब और दिन छिप जाए, कहां रात हो जाए। दिन और रात उन्हीं से हम अपना वक्त गुजारते थे। लास्ट में जब वहीं वो चल रहा है, बहुत सारे वो मोर्चे हैं, उन मोर्चों के ऊपर से
क्योंकि नेताजी को खुद जाना पड़ता था हर चौकी चौकी उसकी इंस्पेक्शन के लिए। तो उस वक्त उन्हें एक ऐसे आदमी की सख्त जरूरत थी कि जो उन्हें पल पल की रिपोर्ट से आगाह करा सके या उनके जाने से पहले पूरे रास्ते के ऊपर एक नजर डाल सके और वो सेफ रहे, क्योंकि उस वक्त नेताजी के ऊपर पूरी दुनिया का टारगेट नेताजी थे कि इनको किस तरह खत्म कर दिया जाए। तो अब्बाजी को उस वक्त सीक्रेट जो इनकी सर्विसेज थी उसका इंचार्ज बनाया गया और खासकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि जब भी नेताजी किसी कार्यक्रम में किसी भी चौकी का इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले ये इंस्पेक्शन करेंगे। जब ये सिग्नल दे देंगे तो तब उसके बाद नेताजी उस इंस्पेक्शन के लिए निकला करते थे। ये अपने आप में जब हम इसे विचार करते हैं, गौर करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई इतना बड़ा आदमी जो दुनिया जिसको दुश्मन मानती हो और वो आदमी ऐसे आदमी के ऊपर ये भरोसा करे कि ये आदमी जब सिग्नल देगा तो ही न जाऊंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि जब देश की आजादी का वक्त आया तो उस वक्त नेताजी का ये हुक्म हुआ कि आजाद हिंद फौज सरेंडर करेगी, यानी कि हथियार डालेगी। अब ये देश करीब पहुंच गया है जहां अब हमें वो खुली हवाओं में सांस लेने का वक्त हमारा आ गया है। तो उस वक्त आजाद हिंद फौज ने जब सरेंडर किया तो टोटल जो संख्या है आजाद हिंद फौज की उस वक्त की 36,000 के आसपास है। 36,000 में से 56 आदमियों की छटनी रंगून में की गई है। 56 आदमियों को वहां से छांटकर एक जगरगच्छा जगह थी जो उस वक्त कलकत्ता में पड़ती थी। बंटवारे के बाद वो जगरगच्छा जगह बांग्लादेश में चली गई। वो एक वीराना है। उस वीराने में एक बहुत बड़ी जेल थी जहां कैदियों को, खासकर विदेशी जो लोग थे, अंग्रेजों के जो खिलाफ थे, मुखालिफ थे, उनको वहां रखा जाता। जगरगच्छा जेल की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो वहां वो 56 जो आदमी थे, इनके साथ जनरल सानेवाज खान थे। जनरल सानेवाज खान, जनरल सहगल, कर्नल ढिल्लो, चौथे नंबर पे चौधरी मंगल खान का नाम उस ट्रायल में है। तो ये सब साथ थे। तो जगरगच्छा जेल की पोजीशन ये थी, जो जनरल सानेवाज खान ने अपनी किताब है आई विद नेताजी, इंग्लिश में है वो, उसमें उन्होंने लिखा कि वहां हम लोगों को खाना दिया नहीं जाता, बल्कि कुत्तों के सामने जैसे फेंकते हैं इस तरह डाला जाता था सलाखों में से। अगर वो मजबूरी थी कि क्योंकि भूखे होते थे तो कुछ तो चाहे सूखा ही क्यों ना हो आदमी खाता ही तो था। तो लिखते हैं कि एक दिन अंग्रेज अफसर था, कोई बड़ा अफसर था, वो इंस्पेक्शन पे आया कि देखते हैं इंडियन ब्रेव, बहादुर, भारतीय बहादुर वो लोग, उनको देखता हूं। तो जब वो आए तो बैरक पे खड़े होके तो उन्होंने कहा है इंडियन ब्रेव, क्या हाल है, खाना कैसा मिलता है? तो कहते हैं कि ये खड़े हुए, कोशिश की, लेकिन मैंने इनका हाथ दबा दिया। उस अंग्रेजी अफसर ने फिर कहा, कई बार, मतलब वो टीज करते थे, वो जुल्म करते थे। बातों का जुल्म ज्यादा होता है, चिढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है। दोबारा फिर हाथ दबाया। जब उसने तीसरी बार दोहराई वो बात, तो वो ये लिखते हैं कि इस मेवाती बहादुर ने मेरा हाथ झटक दिया और जाके सामने खड़ा होकर उसके मुंह पे थूक दिया कि ऐसे कि उसके बाद ये उसे मैं बयान नहीं कर सकता। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जो जुल्म हमारे ऊपर हुआ उसे मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता। सब पिटे, अच्छी तरह से पिटे, लेकिन वहां पे जगरगच्छा के उन बुरे दिनों के बाद उस 56 लोगों में से
फिर चटनी की है अंग्रेजों ने, जिसमें 16 आदमियों को माना गया कि ये सबसे बड़े अपराधी हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये बगावत हुई, जिनकी वजह से अंग्रेजों को जुल्म सहना पड़ा, जिनकी वजह से इस मुल्क को आजादी मिल रही है, जिनकी वजह से हमें ये देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है। तो उन 16 आदमियों को जगरगच्छा से ट्रांसफर किया गया था, दिल्ली के लाल किला में ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली के लाल किला में भी मैं आपको बता दूं, मेरे साथी बैठे हैं, कानून के जानकार हैं, कि हमारे मुल्क में किसी भी अदालत के अलावा कहीं भी कोई अदालत नहीं लगी है आज तक के इतिहास में। आज तक के तवारीख में, इस मुल्क की तवारीख में ऐसी कोई अदालत नहीं है जो अदालत की जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इन लोगों को इतना बड़ा अपराधी माना कि उनके ट्रायल के लिए लाल किला के अंदर ही 11 जजेस की बेंच को स्थापित किया कि अगर यहां से सुनवाई के लिए इनको कहीं ले गए, ऐसा ना हो कि बीच में तुम्हारा कत्लेआम हो जाए, कहीं हिंदुस्तान की जनता भड़क ना जाए। इसलिए इनका जो ट्रायल था वो लाल किला ट्रायल के अंदर, लाल किला में ही वो अदालत बनी जिसमें 11 जजेस थे। 11 जजेस के सामने ये 4 साल करीब ये ट्रायल चला, जिसमें करीब 56 बार इनको सजाएं हुई, 56 बार ही अपीलें हुई, 56 बार ही वकील, बड़े बड़े वकील आए, टाल दी गई, फिर सजाई गोली से उड़ा दो, फिर हुई इनको काला पानी भेज दो, फिर हुई कि इनको फांसी दे दो। बहुत सारी अजीबो गरीब वो सजाएं हैं जो इनके लिए मुकर्रर की गई। आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वो वकील थे, बैरिस्टर थे, वो गए और उन्होंने पैरवी के लिए अपना वकालतनामा पेश किया कि इस केस की पैरवी मैं करूं। जब उन्होंने वकालतनामा दे दिया तो उनका पहला सवाल ये था कि मैं सरकार से, हमारी भाषा में प्रोसिक्यूशन कहते हैं उससे, ये जानना चाहता हूं कि इन 16 आदमियों के ऊपर जो आपने बड़ी बड़ी धाराएं, बड़े बड़े अपराध के आरोप लगाए, तो वो अपराध इन लोगों ने किसके लिए किया? मैंने माना कि इन्होंने अपराध किया, लेकिन मुझे ये लिख के दिया जाए कि वो अपराध इन्होंने किस लिए किया। इसका कोई जवाब नहीं। आखिर प्रोसिक्यूशन ने ये लिख के दिया कि इन्होंने ये सारे अपराध देश की आजादी के लिए किए, इस देश के लोगों के लिए किए। अपने घर तो कुछ लेके नहीं गए, कुछ छिपाया भी नहीं, कुछ लूटा भी नहीं। जो भी इन्होंने किया वो देश के लोगों के लिए किया। तो आखिरी दलील है ये उस ट्रायल की कि जब इन्होंने इस देश की जनता के लिए, करोड़ों लोगों के लिए अगर ये अपराध किए हैं, तो फिर तो सजाएं, फिर तो मौतें, फिर तो फांसियां अगर देनी है तो इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को दीजिए। इन 16 का क्या कसूर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस दलील को लेकर के इन्हें रिहा किया, तब ये इस देश को आजादी मिली। तब वो वहां से फारिग होके तब वो गांव आए। ये पूरा 7 साल का पीरियड है। 7 साल इन्होंने इंतजार किया है। लोग न चिट्ठी, न पत्री, न खबर, न समाचार। कहते थे दूसरा निकाह कर ले तो मर गया होगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरे बगैर बताए मर जाए। जिस दिन वो मरेगा मुझे पता चलेगा, आएगा वो, तो लौट के आए।
उसका कर्म हुआ, इनकी वो तपस्याएं काम आई, इनकी कुर्बानियां काम आई और वो आए और उसके बाद आम जिंदगी में आपके सामने बहुत लंबा वक्त उन्होंने गुजारा। आज हम सब उन्हें याद करते हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये खुशनसीबी है हम लोगों की कि हमने इन लोगों ने हमें जन्म दिया और आज बड़ा फख्र होता है कि हम इनकी औलादें हैं, हमारे लोगों में वो खून है जो इस देश के लिए काम आया है, इनकी कुर्बानियाँ काम आई हैं। और मैं तो आज एक बात आमतौर पे साथियों के साथ शेयर किया करता हूँ कि ऐसे बहुत लोग जो गुमनामियों में रहे, आज हम अगर 1857 से चल के और 1947 में 90 साल का दौर अगर देखते हैं तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि जिसे हम अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। 400 लोगों को एक दिन में गोलियों से उड़ाया गया। इस इलाके का कोई चप्पा, इस इलाके का रेत का कोई कण, इस इलाके की कोई जमीन ऐसी नहीं है जो हमारे बुजुर्गों के खून से न रची हो न बसी। कोई जगह, चाहे मैं रूपनगर की बात करूं, चिल्ली की मैं बात करूं, उराकसर की मैं बात करूं, उसके बाद हथीन की हम बात करें, इधर आ जाओ हम ताऊ की तरफ, धानदास प्याओ के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। घाटखेड़ा में आ जाओ, उसके बाद आप महू और तिगावा चले जाओ, आप पिनंगवा चले जाइए, उधर की बात छोड़िए, तिजारा, उधर तो जुल्म की इंतहा थी, लेकिन कसर यहाँ पे भी बाकी नहीं रही। ये नूह में रही, बरगदों के पेड़ों के ऊपर लोगों को फांसियां दे दी गई और सिर्फ समझौते के नाम के ऊपर। आज जैसे आप लोग तशरीफ लाए, ऐसे अंग्रेजों ने बुलाया कि बुलाओ उन चुनिंदा लोगों को ताकि हम एक राजीनामा करें, और उसके बाद एक मुखबिर इशारा करता है, इशारे के ऊपर लोगों की छटनी होती है और 52 लोगों को बरगद के पेड़ के ऊपर लटका दिया। इस नूह में तो जुल्म ऐसा कि जिसे आज भी हम याद, उन्होंने तो सहा, बर्दाश्त किया है, ये उनके सब्र की इंतहा थी, लेकिन जब आज हम याद करते हैं तो सच ये है कि रूह कांपती है, हिम्मतें टूट जाती है। मैं तो यही कहा करता हूं, कैसी कुर्बानियां थी उनकी। रहन से उतरा है, अटक गया अभी। जहां देखूं वहां मिलती हैं निशानियां उनकी। ये लास्ट का मिसरा है। कैसी थी कुर्बानियां उनकी, इस पे आ जाओ। जहां देखूं वहां मिलती है निशानियां उनकी, जमीन जब तरबतर हो गई उनके लहू से तो दरखत होकर चढ़ गई सूलियां। तो आज उन सभी भूले हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन अनाम बेनाम उन लोगों को जिनकी बारहा कुर्बानियां इस देश के लिए रही, इस देश के लिए अपना खून भी दांव पे लगा दिया, अपनी जान भी दांव पे लगा दी, और जितने भी इस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब के लिए आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हकीकत पेश करते हैं। परवरदिगार से हम यही दुआ कर सकते हैं कि मेरे रब उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।